students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we have started your general knowledge book of class 6. So today we will start your next chapter. Now today we will start your chapter number 31, classic poems. कुछ ऐसी क्लासिक पोएम्स, प्रसिद्ध कविताओं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. Here are some classic poems that offer rich theme, vivid imaginary and thought-provoking messages that resonate with readers of all ages, making them enduring piece of literature for study and enjoyment. ऐसी ही कुछ क्लासिक पोएम्स यहाँ पे गिवन है जो कि आपको ऑफर करती हैं. मतलब उससे आपको क्या मिलता है, एक तरीके का एक मुख्य विचार आपके मन में आता है, एक चित्रण आपके मन में बनता है, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे क्या आएंगे, आपके दिमाग पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा. जब आप किसी भी एज में हैं, अगर आप उस ऐसी पोएम्स को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसे मैसेजेस आते हैं, थॉट्स आते हैं, जिसकी छाप वो आपके दिमाग पर जो है वो छोड़ जाता है, जिससे आपके लाइफ में जो है बहुत सारा गहरा असर पड़ता है, आपको एक डायरेक्शन जो है वो मिलती है. तो ऐसी ही पोएम्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ के हमें क्या मिलेगा, एंजॉय भी करेंगे, मज़ा भी आएगा. रीड द गिवन क्लूज एंड राइट द नेम्स. कुछ ऐसी ही पोएम्स के बारे में आपको पढ़ना है और क्या करना है, आपको उसके नाम बताने हैं. समरी कुछ इस तरीके से गिवन है. दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ crossroad in a yellow wood contemplating which path to take. अब ये पोएम क्या रिफ्लेक्ट करती है, इस पोएम से क्या पता चलता है कि आप एक पर्सन है जो कि खड़ा हुआ है क्रॉस रोड पे. क्रॉस रोड होता है जैसे आपका चौराहा होता है ना, चार रोड्स आपकी मिलती हैं आपकी आकर एक जगह पर, तो क्रॉस रोड उसको बोलते हैं. किस तरीके से वो वहाँ पर खड़ा हुआ है आपका, एंड वो सोच रहा है, वो चिंतन कर रहा है कि उसको कौन सा रास्ता जो है वो लेना चाहिए. द स्पीकर रिग्रेट्स दैट दे कैन नॉट ट्रेवल बोथ पाथ एंड मस्ट चूज वन. मतलब वो एक तरीके से दो राहें पर खड़ा है और उसको जो है रिग्रेट हो रहा है कि वो दोनों ही रास्तों पर नहीं चल सकता, उसमें से उसको एक ही रास्ता कोई भी चूज करना पड़ेगा. अल्टीमेटली दे डिसाइड to take the less traveled path which make all the difference in their life. उसके बाद में बहुत सोचने के विचारने के बाद में उन्होंने एक रास्ता लिया जो कि सबसे कम ट्रेवल्ड रास्ता था. मतलब लेस ट्रेवल्ड यानी कि हर कोई उस रास्ते को जो है नहीं उस पर चला है, तो जो लेस ट्रेवल्ड रास्ता था आपका उस पर वो चले, जिसकी वजह से उनकी लाइफ पर में जो है बहुत सारे जो है वो चेंजेस आए, बहुत सारे डिफरेंसेस उनकी लाइफ में देखने को जो है मिले. And the name of the poem is The Road Not Taken. Second is written as advice from a father to his son. यानी कि एक फादर ने अपने बेटे को एडवाइस देते हुए ये पोएम लिखी. If offers wisdom on how to navigate life's challenges and adversities. यानी कि उन्होंने अपने एक फादर ने अपने बेटे को जो है सलाह देते हुए, उनको एडवाइस देते हुए कहा कि आपको जो है अपनी विजडम से जो है किस तरीके से लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, लाइफ में जितनी भी रुकावटें आएंगी, उसमें जितने भी चैलेंजेस आएंगे, उनको किस तरीके से लेके चलना है अपनी लाइफ में, किस तरीके से आपको कौन सा रास्ते पे जो है वो चलना है. तो उस सब से रिलेटेड उन्होंने उस पर उनको एडवाइस दी है. इट एम्फेसाइजेज मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, जिसमें उन्होंने कहा किस चीज़ पे एम्फेसिस किया, किस चीज़ पे जोर दिया कि हमें जो है ईमानदारी से जो है अपनी लाइफ को जीना चाहिए और आपका जो है धैर्य बना के रखना चाहिए, पेशेंस के साथ में चलना चाहिए, ह्यूमिलिटी के साथ में जो है चलना चाहिए. यानी कि अगर लाइफ में कोई भी दबाव आप पर पड़ता है, उस टाइम पे भी कोई डिफ़िकल्टी भी अगर आती है, तब भी उस टाइम में भी आपको जो है पेशेंस रखने हैं, धैर्य के साथ में चलना है और आपको ईमानदारी के साथ में ही अपनी ज़िंदगी जो है वो क्या करनी है, वो जीनी चाहिए. ये सब जो है एक फादर ने अपने जो है सन को जो है वो एडवाइस दी है. एंड इस पोएम का जो नाम है वो क्या है, इफ. राइट. नाउ थर्ड इज the poem describes how the speaker feeling lonely and despondent comes across a field of डेफोडिल्स बिसाइड अ लेक. इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से स्पीकर जो है कि एक वो बहुत ज़्यादा अकेलापन और उदास महसूस करते हैं. उस समय पर वो जो है एक लेक के पास, एक झील के पास खड़े होते हैं और जहाँ पर डेफोडिल आपका फ्लावर है, तो वहाँ पर फ्लावर होते हैं झील के पास में, उनको देखते हैं. द साइट ऑफ द डेफोडिल्स डांसिंग इन द ब्रीज फिल्स द स्पीकर विद जॉय एंड लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन देयर माइंड. वहाँ पर वो
डेफोडिल्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनको जो है क्या करते हैं, डांस करते हुए एक तरीके से देखते हैं, जिसकी वजह से उनका मन जो है वो प्रसन्नता से भर जाता है और उनको देखने के बाद उनको भी जो है बहुत अच्छा आनंद में जो है वो महसूस होता है, एंड जिसकी वजह से उनके दिमाग पर बहुत अच्छा जो है गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। एंड द नेम इज, पोएम का नाम क्या है आपका, डेफोडिल्स। एंड द लास्ट वन इज, द स्पीकर स्टॉप्स हिज हॉर्स ड्रॉन कैरियज इन द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। यानी कि एक जो स्पीकर हैं आपके, वो घोड़े की गाड़ी में जो है जा रहे थे, जंगलों से गुजर रहे थे जहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, तो एक शाम में कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द सीन, कि वो वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ की सुंदरता को देखते हैं कि वहाँ के जितना भी जो जंगल है वो बर्फ से पूरा ढक चुका है, उस बहुत ही ज़्यादा शांत दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो दिख रहा है। However, he remembers his responsibility and the promises he need to keep, so he reluctantly continues his journey. उसके बाद में लेकिन उनको क्या होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको याद आ जाती हैं, उनके प्रोमिसेस उनको याद आ जाते हैं जो कि उनको क्या करने हैं, पूरे करने हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रुक नहीं पाते और उनको जो है वहाँ से अपनी जर्नी दोबारा से क्या करनी पड़ती है, कंटिन्यू करनी पड़ती है। एंड पोएम का नाम है आपका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। सो ये बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा आपका चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।